नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा। हमारी खास पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है। मिड डे मुद्दा में आज हम बात करेंगे कमल दल यानी भाजपा में कलह की। भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश में 15 साल से सत्ता में थी तो ऐसा लगता था कि सब एक साथ हैं और सबको पूर्व सीएम शिवराज सिंह का साथ देना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीजेपी को भी कांग्रेस का रोग लग गया है, यानी पार्टी सत्ता गंवाने के बाद अंतरकलह से जूझ रही है। ये अंतरकलह 97 बच्चों की हत्या के बाद प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन के दौरान दिखी। खंडवा में भी विरोध प्रदर्शन था, जहां पार्टी के अध्यक्ष राकेश सिंह खुद मौजूद थे, लेकिन तभी पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस के समर्थकों में ठन गई। चौहान और चिटनीस एक ही क्षेत्र से आते हैं और उनकी अदावत पुरानी है, लेकिन पहले मतभेद सामने नहीं आते थे। अब तो इसके साथ ही दूसरी जगह जो हमने देख रहे हैं कि लगातार, चाहे वो अब जबलपुर का मामला हो, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री ने अपने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ग्वालियर चंबल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटों के खिलाफ आईटी सेल के एक पदाधिकारी ने फेसबुक पे पोस्ट लिखी है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जहां एक सांसद अपने विधायक को पागल करार दे रही है। तो बीजेपी में ये हुआ है क्या है, कमल दल में आखिर ये कलह क्या रंग लाएगी, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी। इसके पहले कि हम इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, इस पर देखिए कि नेताओं का क्या कुछ कहना है। मोदी को कौन बनाएगा? हमारे जवानों के लिए समर्पित है और कोई कार्यकर्ता नहीं निपट रहे थे। नारे लगाने का जोश, हम ज्यादा जोर से नारे लगाएं, इस बात की प्रतिस्पर्धा थी। और आपने देखा कि आखिरी तक 3-3.5 घंटे तक ये कार्यकर्ता एकजुटता के साथ बैठकर आज के इस कार्यक्रम को सुनता रहा। तो हमने देखा अभी अभी कि नंदू भैया के तेवर भी देखे और उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है राकेश सिंह, उनकी सफाई भी देखी है। यही राकेश सिंह है जो लगातार कहते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यही राकेश सिंह है जो दबे छुपे कभी शिवराज सिंह चौहान के पर कतरने की कोशिश करते हैं तो कभी दूसरे नेताओं की दिल्ली दरबार में शिकायत करते हैं। तो आखिर में जो बीजेपी, जिसके बारे में कहा जाता था पार्टी विथ डिफरेंट, अलग अलग पार्टी आज अलग थलग पार्टी बनती क्यों नजर आ रही है, इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रवि अवस्थी जी। अवस्थी जी, अभी आपने दोनों को सुना, नंदू भैया का रिएक्शन भी सुना, उसके बाद राकेश सिंह की सफाई भी। तो बीजेपी जो अनुशासित दल मानी जाती थी, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अगर मंच से सार्वजनिक रूप से वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के सामने कह रहा है कि आप लोग पार्टी को ठिकाने लगा रहे हो और उनका चारा पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस की ओर होता है, तो ये बीजेपी आखिर जा कहाँ रही है? मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों में सत्ता का स्वाद चख चुकी है और लंबे समय तक सत्ता में रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो लोकसभा चुनाव को, चूँकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने मात खाई है और सरकार बनाने से विफल रहे हैं, तो अब लोकसभा चुनाव में जो पार्टी के नेता, पुराने नेता हैं, वो किसी न किसी तरीके से पुनः निर्वाचन होने के लिए तैयारी में खड़े हैं। इसी वजह से जो अंतर विरोध देखा जा रहा है, चाहे वो खंडवा हो या बालाघाट हो या ग्वालियर हो, सभी जगह लगे पार्टी में लगभग इस तरह के अंतर विरोध सामने आ रहे हैं, क्योंकि नए प्रतिद्वंदी भी सामने आए। अब खंडवा की बात करें तो अर्चना चिटनीस विधानसभा का चुनाव हारने के बाद लोकसभा उम्मीदवार के दावेदार के रूप में सामने आई है। जी हाँ, खंडवा सीट से जी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो गुटबाजी अब भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आने लगी, क्योंकि पुराने नेता नई पीढ़ी को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। पहले भी ये बात सामने आई थी, चाहे वो खजुराहो हो या भोपाल हो या ग्वालियर हो, सभी जगह पुराने नेता जो है, बुजुर्ग नेता जो है, वो नई पीढ़ी को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। वो अपना तो नई पीढ़ी जो है वो उतावली हो रही है। अगर आप अभी इधर सागर की बात करें तो दमोह की बात करें तो प्रहलाद पटेल जो है वो दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक जो है वो भी इसी में दावेदारी में है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं अंतर्विरोध पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में देखने में आ रहा है।
लेकिन अभी लगभग चुनावों के नतीजे 11 दिसंबर के बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 2.5 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया है। बीजेपी ने अपने अनुशासनहीनता के जितने लोग थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कल ही जो पूर्व मंत्री और विधायक का चुनाव हारे हैं हरेंद्रजीत सिंह बब्बू, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रदेश अध्यक्ष को और उन्होंने पार्टी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है अभिलाष पांडे और पूर्व महापौर प्रभास साहू पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि इन्होंने मुझे हराने का काम किया है। ऐसे हमने देखा कि सीधी में जो सांसद हैं रीति पाठक, उन्होंने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं केदार शुक्ला, उनके बारे में कहा कि वो तो पागल हो चुके हैं। तो ये जो स्थितियां बन रही जो आपने बताया कि युवा पीढ़ी में उतावलापन तो है, लेकिन कई युवा निशाने पे और कई युवा पीढ़ी के निशाने पे बुजुर्ग नेता भी हैं। मनोज जी, पिछले विधानसभा चुनाव में मैं मीडिया ही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दबे सुर में ये बात कहते रहे कि मैं पार्टी के लोगों ने ही पार्टी को हरवाया है। और निश्चित तौर पर चूंकि पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें लग रहा था कि हम तो सरकार बनाने जा ही रहे, क्यों न इसको निपटा दिया जाए। और वही चीज़ चाहे वो महाकौशल हो या रीति पाठक जी वाला मामला हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब जगह सामने आई है। तो महाकौशल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से सीटें खोई है, तो अगर बब्बू अगर इस तरह के आरोप लगा रहे तो उनमें सत्यता भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको रोकूंगा। अवस्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पे बीजेपी का वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं। मालू जी, आपका स्वागत है। मालू जी, आपके प्रधानमंत्री ने तो आज 56 इंच का सीना दिखा दिया है पाकिस्तान पर हमला करके, लेकिन आपकी पार्टी के नेता भी आजकल 56 इंच का सीना लिए फिर रहे हैं। कोई किसी को तवज्जो नहीं दे रहा है, चाहे अर्चना चिटनीस की बात करें, चाहे हरेंद्र सिंह बप्पू की बात करें या और दूसरे तमाम नेता, चाहे रिधि पाठक और केदार शुक्ला का विवाद हो। तो कारण क्या है, सारे के सारे 56 इंची नेता क्यों हुए जा रहे हैं आपके? देखिए, ये कई जगह की जो बातें आ रही हैं, ये अखबारों में शाया हो रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कितने नहीं है पार्टी की अनुशासन समिति तय करेगी, और उसमें सब चीजें आती हैं। और अनुशासन की कार्रवाई बहुत ही कड़े ढंग से भारतीय जनता पार्टी में होती है, लेकिन जांच पड़ताल करके, क्योंकि अखबारों में प्रकाशित खबरें कई बार मैनिपुलेट भी कर दी जाती हैं। कल जो नंदू भैया वाला मामला है उसके तो वीडियो अभी हमने आप कहे तो हम आपको दोबारा वीडियो दिखवा सकते हैं। देखिए क्या है कि नंदू भैया का ये आंतरिक एक बैठक में यदि कुछ हुआ है तो उस पर भी संज्ञान पार्टी लेती है और लेगी कि क्या किसने क्या कहा, क्यों नहीं, ये सार्वजनिक मामला था। कल जो अपना धरना प्रदर्शन हुआ था खंडवा छेगांव माखन में, लगभग 3.5 घंटे का एक कार्यक्रम था। ये अंदरूनी बैठक नहीं थी, सार्वजनिक मंच पे हुआ है ये सब। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सब चीजों के गुण दोष पर विचार करके पार्टी के सामने जो आते हैं प्रकरण, उन पर पार्टी बहुत गंभीरता से संज्ञान भी लेती है और कार्रवाई भी करती है। लेकिन मालू जी, लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया मध्य प्रदेश में चुनाव के नतीजे आए हुए, अभी भी एक भी चुनाव में हमने देखा कि कई सारे दागी हुए बागी हुए अनुशासनहीनता की कार्रवाई, बहुत सारी खबरें आई, भीतर घात की खबरें आई, लेकिन पार्टी ने किसी एक भी कार्यकर्ता या नेता पर कार्रवाई नहीं की। क्या यही कारण है कि नेता जब कार्रवाई का उन्हें डर नहीं है तो इस प्रकार के जो है वो प्रपंच कर रहे हैं या इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव के समय जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा, जिन्होंने पार्टी खिलाफत की, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन बाकी चीजें अनुशासन समिति के सामने है और उस पर कार्रवाई जो भी उचित होगा वो पार्टी करेगी। एक मामला हो रहा है मालू जी, जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, उनके गृह क्षेत्र का जबलपुर का हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने चिट्ठी लिखी है और खुले तौर पर आरोप लगाया कि अभिलाष पांडे के कारण वो हारे हैं और प्रभास साहू जो पूर्व महापौर उनकी भूमिका भी थी। उन्होंने ये जो मैंने पढ़ा उसमें उन्होंने कहा कि वो उन्होंने लिख के दे दिया है, अब वो पार्टी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा ना आपसे कि उसमें जो भी उन्होंने अपनी पीड़ा है, जो अपनी शिकायत है, वो पार्टी फोरम पर पहुंचा दी है। पार्टी उस पर संज्ञान लेगी और कार्रवाई करती है और करेगी। आजकल आपके वैसे कई नेता पुत्र भी बाहरी चर्चा में हैं। पहले प्रभात जी के बेटे तुस्मुल का ऑडियो हो या अभी जो युवा मोर्चा के आपके सोशल मीडिया इंचार्ज हैं ग्वालियर के विक्रांत भदौरिया, उन्होंने फेसबुक पेज पे लिखा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे रामू और रघु तोमर पर आरोप लगाया कि इनसे जान का खतरा है। ये फिजूल की बातें कुछ लोग उड़ाते हैं और कुछ लोग फेक इसको प्रचारित करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है। और जैसा कि आपने बताया कि वो लड़के ना, लेकिन ये तो कुछ विचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर हमारे सारे ये जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही गंभीरता से काम करते हैं और किसी को ऐसे धमकाने का काम नहीं करते हैं। यदि किसी ने किया तो व्यक्तिगत किसी से कुछ कांग्रेस के कुछ नेताओं के इशारे पे किया होगा।
नहीं, आपकी पार्टी के पदाधिकारी है मालू जी वो? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है जी। मैं लेकिन मैं आपसे बताऊं कि ये कई बातें झूठी भी प्रचारित की जाती है, उसकी सत्यता तो जब उनसे जिसने किया है उससे पूछेंगे तभी पता लगेगा। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालू जी। तो अवस्थी जी, आपने देखा कि मालू जी भरकस प्रयास कर रहे थे कि पार्टी के जितने जो क्रियाकलाप जिनकी हम बातें कर रहे हैं, चाहे वो बगावत हो, चाहे वो धमकी हो, चाहे वो भीतरघात हो, उस पर पूरी तरह से पर्दा डालने का वो प्रयास कर रहे थे। हालांकि वो सफल पूरे हो नहीं पाए। नहीं मनोज जी, मालू जी जो है मालवा से आते हैं और मालवा की माटी बहुत मधुर है और मालू जी भी उसी तरह के नेतृत्व नेता है। निश्चित तौर पर उनकी अपनी एक प्रतिभा है। जहाँ तक बात करी जाए कि मनोज जी की अभी ये और बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि नंद कुमार सिंह चौहान बहुत भले नेता हैं, लेकिन वो आपा खो बैठते हैं, चाहे वो टोल प्लाजा पर टैक्स का मामला हो, वसूली का मामला बात हो, या कल जो घटनाक्रम हुआ वो हो। उनकी उत्तेजना इस तरह की समय समय पे सामने आती रही है। और दूसरे एक और नेता है, अगर आप कहें बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, कल उन्होंने भी बड़ा ऐसा बयान दिया है कि कलेक्टर अगर मेरे मुंह लगेंगे तो भागते नजर आएंगे। बिल्कुल। रामेश्वर शर्मा भी रामेश्वर शर्मा ने यहाँ कर, तो कहीं ना कहीं पार्टी को इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। इस तरह के जो बोल है, बिगड़े बोल है, कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और वरिष्ठ नेताओं को भी अपने ऊपर अंकुश रखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जब से हमने देखा कि राकेश सिंह के हाथ जब से मध्य प्रदेश भाजपा की कमान आई है, इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। या तो वो प्रभावी साबित नहीं हो पा रही है, जानबूझ के ऐसा लगता है कि वो गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उनके कामकाज की ओर कोई उंगली ना उठा सके या उस पर किसी का ध्यान न जा सके। कहीं ऐसी की रणनीति के तहत तो नहीं हो रहा है सब? नहीं, रणनीति नहीं। ये देखिए, अब मैंने कहा ना कि नंद कुमार चौहान, गौरीशंकर बिसेन ऐसे दो चार नाम हैं जो अति उत्तेजित हो जाते हैं कुछ मौक़ों पर, और उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना समय समय पर पड़ा है। बाकी नेता काफ़ी संयम से काम लेते हैं। लेकिन जैसे जो बब्बी को हम बात कर रहे थे, उन्होंने चिट्ठी में साफ तौर पे जिक्र किया है कि अभिलाष पांडे जिस क्षेत्र में रहते हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उस क्षेत्र से पार्टी उस बूथ से 400 वोटों से हार गई और कुल जमा 1000 वोट से बब्बू चुनाव हारे थे। तो ये जो चीज़ें दिखा रही है, हालांकि अभी ये पहले चुनाव के बाद भी कई सारी चीज़ें निकल कर आई। हमने देखा ग्वालियर के मामले देखे, जबलपुर में धीरज पटेरिया वाला हमने मामला देखा, या रामकृष्ण कुसमारिया वाला मामला देखा कि या तो पार्टी इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, या ये लोग इतने निरंकुश हो गए कि ये पार्टी से ऊपर छवि हो गई। चाहे बाबूलाल गौर का मामला देख लें। मनोज जी, मैं विधानसभा चुनाव में ही देखें तो क्या अभिलाष हो या कोई और दूसरे इस तरह के युवा नेता, वो बड़े दावेदार रहे हैं टिकट के, लेकिन उन्हें टिकट पार्टी ने दिया नहीं, तो निराशा कहीं ना कहीं लगी। तो मैंने जैसा पहले बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लोगों ने ही भाजपा को हरवाया है, और जो महाकौशल के नतीजे आए वो उसी में कुछ हद तक ये चीज़ें बहुत सामने भी आई है। तो अभिलाष हो या कोई दूसरे युवा नेता दूसरे क्षेत्रों में, वो लगभग सभी दावेदार रहे, तो निश्चित तौर पर इस तरह का आंतरिक विरोध एक दूसरे को होना स्वाभाविक है। हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर जी जुड़ चुके हैं। भटनागर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। सर, जिस तरह की कमल दल में कलह मची हुई है, चाहे वो नंदू भैया अर्चना चिटनीस का मामला हो, रीति पाठक केदार शुक्ला का मामला हो, या जो कल जो हरेंद्रजीत बप्पू ने चिट्ठी लिखी अभिलाष पांडे प्रभास साहू के खिलाफ, या जो पहले बयान कुसमारिया देते रहे कांग्रेस चलेगा या बाबूलाल गौर, तो भाजपा जो पहले आपने लंबे नजदीक से देखा है कि आखिर ऐसा क्या है कि पार्टी इस स्थिति में आ गई। एक महज एक विधानसभा की चुनाव के हार के बाद, वो भी तब ये स्थिति है कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। देखिए मनोज जी, असल में 15 साल की सत्ता के बाद चुनाव हारना जी, ये चुनाव हारने का कारण भारतीय जनता पार्टी को पता है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बोले भी है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहीं कहा भी है कि ये चुनाव आप ही ने हमको हराया है। हाँ बिल्कुल, बड़वानी और निवाड़ को लेकर कहीं उन्होंने ऐसा बोला भी है। तो हार के बाद एक स्वाभाविक जो कलह मचती है, जो दोषी होते, जीत में तो सब दब जाता है जी, जीत के तो सब माई बाप होते, लेकिन हार का कोई माई बाप नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ स्वाभाविक प्रक्रिया है पार्टी के अंदर। तो उस दूसरी बात, 15 साल की सत्ता के बाद जो संगठन का अनुशासन था वो भी कहीं ना कहीं टूटा है। तो एक स्वाभाविक रिएक्शन सामने आ रही है, और एक स्वाभाविक जो पार्टी के अंदर कलह मची हुई थी,
अब वो सतह के ऊपर दिखाई देने लगी है। पहले बीजेपी में एक जो संगठन महामंत्री होते थे उनका एक रुआब होता था, जिनके बारे में आ जाता था उनके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब जब से नए प्रदेश अध्यक्ष और नए संगठन महामंत्री बने, आपको लगता है कि तो दोनों के प्रभाव में कमी आई है? यही कारण है कि बीजेपी में अनुशासनहीनता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है? निश्चित तौर पे दोनों के प्रभाव में कमी आई है। आप एक बात, बहुत पहले की बात है, जब कुशाभाऊ ठाकरे हुआ करते थे जी, तब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भी एक था, तब 4 संगठन महामंत्री बनाए, सह संगठन महामंत्री बनाए थे। उनमें कृष्ण मुरारी मोघे, मेघराज जैन और गोविंद सारंग जैसे संगठन मंत्री थे, और उनका इतना होल्ड था पार्टी पे जी। तो इस समय तो जिनको सह संगठन मंत्री बनाया था भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें हटाना पड़ गया। बिल्कुल अतुल राय, इससे आप अंदाज लगा लो कि उस पद की गरिमा में जो गिरावट आई है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सत्ता का असर था, और सत्ता के असर से भारतीय जनता पार्टी के जो स्वाभाविक आधार स्तंभ थे उन पे कहीं ना कहीं चोट पहुंची जी। इसका उपाय क्या है? क्योंकि पार्टी, जैसे अभी कल प्रदेश अध्यक्ष मौके में मौजूद थे, उनके सामने पूरा घटनाक्रम हुआ, नंदू भैया और अर्चना चिटनीस। हालांकि बाद में वो सफाई देते रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी किसी पर भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं की गई। क्या लोकसभा के पहले पार्टी की संभावना को खराब नहीं करेगी इस तरह की घटनाएं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं की है। तो विधानसभा चुनाव के मसले अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मसले अलग होते हैं। वो चुनाव तो आप हार गए, लेकिन ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है। केंद्र में दोबारा सरकार बनानी है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आए थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, आप उसको कोई बहुत बड़ी हार नहीं कह सकते जी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार, लेकिन गलतियों को भारतीय जनता पार्टी सुधार सकती है, ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने लंबे समय से देखा है जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये भविष्य बताएगा। बिल्कुल। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अवस्थी जी, आपने सुना भटनागर जी को भी, तो गलतियां सुधारने के लिए, लेकिन समय आपको लगता है कि बचा है बीजेपी के पास? क्योंकि आज जो स्थिति, आज 26 तारीख हो चुकी है और माने जा रहा है कि एक पखवाड़े के अंदर अंदर 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब फिर से प्रत्याशियों के चयन का दौर शुरू होगा, तो कई सारे ऐसे चेहरे, जैसे रीति पाठक वर्तमान में सांसद है, अर्चना चिटनीस दौड़ में है, नंदू भैया वर्तमान सांसद है, ऐसे कई सारे चेहरे, तो ये समीकरण प्रभावित करेंगे बीजेपी की जीत को? मनोज जी, अभी आप निश्चित तौर पर इस मामले में संघ को कहीं ना कहीं दखलंदाजी एक बार फिर से देनी पड़ेगी। अभी मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, उन्होंने इंदौर और ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हैं रहे, और उन्होंने इस तरह के संकेत भी दिए हैं। जहाँ तक अभी आप कह रहे थे, मैं भी प्रकाश जी की बात से सहमत हूँ कि जो संगठन मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता भोगी ज़्यादा हो गए। संघ से आने के, जो संघ से आए हुए अतुल राय इसका एक उदाहरण है। आपने उनकी जो जीवन शैली है सत्ता में आने के बाद, संगठन में आने के बाद, वो काफ़ी चर्चित रही है, और शायद इसी की वजह से उनको हटाना भी पड़ा है। जो लोकसभा के जो प्रभारी यहाँ बनाए गए हैं, वो स्वतंत्र देव सिंह, वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भी संभागीय दौरों के दौरान संभागीय संगठन मंत्री जो है उनको इस तरह के अनुशासन में रहने की सीख दी है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हुआ है कि सत्ता में, संगठन में आने के बाद जो है संगठन मंत्री अपने प्रभाव खोते जा रहे हैं, वो सत्ता से के नज़दीक आ गए थे, और शायद उसका खामियाजा पार्टी को इस आंतरिक कलह के तौर पे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनका अंकुश संगठन पे नहीं रहा है। निश्चित रूप से जो पदाधिकारी है, उनके जो संगठन की जो सत्ता की चाह थी, सत्ता की चाह के चक्कर में बीजेपी में ऐसी कलह मची कि सत्ता ही चली गई। अब सत्ता जाने के बाद जो कलह मच रही है वो भी देखने लायक होगी। बहरहाल आज के मिड डे मुद्दा में इतना ही। अवस्थी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भटनागर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मालू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमल दल में जो कलह मची है वो इस कीचड़ में कब तक फैलाएगी? क्या दलदल से कमल निकल पाएगा, या लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? फिलहाल आज इस मुद्दे पर इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।